क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बायोलॉजी की बोला था कि बायोलॉजी की तो 2 वीडियो थी अपनी, हमने एडिट करके और अब सेव होने वाली हैं। अब अपना काम रह रहा है कि हमने 2 वीडियो बायोलॉजी की डाल दी जिसमें हमने रक्त को पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं, हमने फिजिक्स की इसके साथ चर्चा करने वाले कि हमने प्रॉमिस किया था कि इसके साथ हम फिजिक्स को भी लेके आएंगे। तो फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा के संचरण में हमने चालन, संवहन और विकिरण विधि का जिक्र किया था। उसके बाद ऊष्मा चालकता गुणांक का जिक्र किया था। ऊष्मा चालकता गुणांक के को डिनोट किया था। के यदि अनंत होता है तो वो अच्छी चालकता होती है, उस वस्तु की अच्छी चालकता होती है, और जो कुचालक होता है उसमें के बराबर 0 होता है। इसको हमने समझा दिया था। दोस्तों, अब ऊष्मा के संचरण में हमारी छोटी छोटी 4 बात और रह रही है, इसको हम क्रमवाइज बात कर लेते हैं। इसके बाद हमने एक नए टॉपिक की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, और इस क्वेश्चन जो मैंने 3 विधि समझाई थी और 4 आज मैं इस फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन है इनको समझाऊंगा। तो इसमें से भी विमा और परिभाषा रूप में कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक को फिनिश करके आज ही 15-20 मिनट में टॉपिक फिनिश हो जाएगा ऊष्मा का संचरण। उसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी की। तो ऊष्मा के संचरण में दोस्तों अपना टॉपिक आज का ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचरण मैंने इसमें बात कर ली थी चालन, संवहन और विकिरण विधि की। विकिरण विधि क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है, वो विकिरण विधि के द्वारा आता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। वो क्या है? विकिरण के रूप में आता है। और मैंने चालन विधि बता दी, संवहन विधि बता दी। तो दोस्तों, इसमें हमारी कुछ और रेंज को हम एक क्रमवाइज तरीके से, एक उसमें प्रतिरोध रहता है अपना, तो RH, उसको भी चर्चा करेंगे। एक हमारा वीन का विस्थापन रहा है, इसके बाद हम वीन के विस्थापन के बाद एक और है छोटा सा टॉपिक, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ऊष्मा संचरण आज टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। जबकि जो नॉर्मलाइजेशन जो एग्जाम होते हैं उनमें इतना नहीं पूछा जाता डीपली जितना हम आपको कराते हैं। इसका मतलब हम आपकी क्षमता से ज्यादा जो जनरल साइंस जो अपनी होती है, जनरल साइंस में जो फिजिक्स होती है, उस फिजिक्स से भी अंदर भीतर और जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मीय प्रतिरोध। छोटे छोटे टॉपिक हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है दोस्तों? इसे RS से डिनोट करते हैं। RS से डिनोट करने के बाद जो RS जो है दोस्तों वो तापांतर बटे ऊष्मा के प्रवाह की दर। क्या है? RH, ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तापांतर और ऊष्मीय प्रवाह की जो दर का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रतिरोध। बात करते हैं तापांतर को डिनोट करते हैं दोस्तों हम डेल T से, और ऊष्मा के प्रवाह की दर डेल Q अपॉन डेल T। यदि हम इसकी विमा बनाएं तो इसकी दोस्तों T1 हो जाएगी, और हम जानते हैं ऊष्मा की विमा क्या होती है? ऊष्मा कार्य की विमा बराबर होती है M1L2T माइनस 2, M1L2 और T माइनस 2। इसके बाद ये क्या डेल T? तो जो डेल T है इसको हम ऊपर पहुंचा देते हैं। इस तापमान को हम T से डिनोट नहीं करेंगे, केल्विन से करेंगे। किससे? केल्विन से। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? T1 K1 अपॉन M1L2 T माइनस 2। अब T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो इसका जो फाइनल आएगा M माइनस 1 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, L2 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और T जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो T3 K1। ये क्या है दोस्तों? इसकी विमा। M1 M-1 L-2 T3 K1। ये क्या है? तापांतर की उसमें जो प्रतिरोध होता है उसकी क्या होती है? विमा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें किरचॉफ नियम। तो किरचॉफ नियम को मैं साइड में समझा देता हूं, छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है।
किरचॉफ नियम, एक किरचॉफ नियम तो धारा में पढ़ेंगे और एक किरचॉफ नियम इसमें पढ़ेंगे हम। किरचॉफ नियम क्या कहता है दोस्तों? अच्छा अवशोषक, क्या? अच्छा अवशोषक, मैंने आपके लिए बताया था, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। और जो अच्छे अवशोषक और उत्सर्जक का जो अनुपात है वो क्या है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम को डिनोट करते हैं दोस्तों हम ई लैम्बडा से, बड़े ई लैम्बडा से, यानी कि ई लैम्बडा बराबर ई लैम्बडा अपॉन ए लैम्बडा। और ई लैम्बडा जो है वो किसको करता है? अच्छा अवशोषक, अच्छा अवशोषक बटे अच्छा उत्सर्जक। उत्सर्जन की क्षमता अब इसमें लिख देते हैं हम नीचे, ई लैम्बडा बराबर उत्सर्जन क्षमता ए लैम्बडा बराबर अवशोषित क्षमता। इसको यहां से मिटा देते हैं, इसका ये अर्थ है, इसको याद रख लेना। तो हमारे दो हो जाते हैं, उसमें प्रतिरोध पढ़ लिया, किरचॉफ का नियम पढ़ लिया। अब दो छोटे छोटे से और रह रहे हैं, इनको और कर लेते हैं। इसके बाद हम नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन के लिए, इसमें नोट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें प्रतिरोध क्या है। तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है? आरएच क्या होता है? तापांतर अपॉन ऊष्मा प्रवाह की दर, तापांतर को डेल टी से और ऊष्मा प्रवाह डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो हमने डेल टी को T1 लिख दिया और हमने ऊष्मा की विमा पढ़ी थी तो M1L2 T-2 और इसमें डेल टी आ रहा है नीचे तो K रख दिया, K ऊपर चला जाएगा तो T1 K1 और M1L2 T-2, M ऊपर जाएगा तो M-1, L-2 T ऊपर जाएगा T-2 प्लस का होगा तो T3 और K1। तो ये क्या हो गई दोस्तों? तापमान, उसमें प्रतिरोधी क्या हो गई? विमा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं किरचॉफ नियम। किरचॉफ नियम ने मैंने बताया था अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जैसे कि दोस्तों एक हमारे जो जिसे हम गांवों में जिसमें हम हलवा बनाते हैं उसकी कढ़ाई होती है तो उसमें नीचे की जो परत है वो काली होती है, वो क्या होती है? अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक भी होता है। उसी पे एग्जांपल ले लीजिए, उसे हम साइंस में बोलते हैं आदर्श कृष्ण का क्या होती है? वो काला पदार्थ किस लिए लेते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे, अवशोषित करे, और अवशोषित करे तो खाना हमारा जल्दी बन जाए, तो इसलिए उसको काला करते हैं नीचे से। काला क्या है? ऊष्मा को जल्दी लेता है। हम गर्मी में काले कपड़ा पहनते हैं तो हमको पसीना बहुत आता है, क्योंकि गर्मी में काले जो कपड़े होते हैं वे ऊष्मा क्या करते हैं? एब्जॉर्ब, ताप को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब, जिसके कारण हमें पसीना आता है। और दोस्तों जो हमारी सफेद शर्ट होती है, सफेद पैंट होता है, वो ऊष्मा क्या है? उत्सर्जक कर देता है, ऊष्मा को नहीं लेता। जबकि जो काली जो शर्ट होती है उसमें हमें सबसे ज्यादा पसीना होता है, क्योंकि काली जो शर्ट है वो ऊष्मा की क्या होती है? अवशोषित करती है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मीन्स यही हुआ कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जितना कोई पदार्थ है वो ऊष्मा को ले रहा है तो इतनी ही दर से वो ऊष्मा को बाहर भी निकालेगा। तो किरचॉफ ने ये बस यही बात कही थी कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है, ई लैम्बडा बराबर ई लैम्बडा अपॉन ई लैम्बडा। आपसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम। वीन ने क्या कहा दोस्तों कि जो संगत जो तरंग दैर्घ्य है वो उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम
व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा 1/t। यदि बात करें लैम्डा एम टी बराबर, इसको हम यहां से हटाएंगे तो लैम्डा एम यहां का आएगा इसके कांस्टेंट की जगह पे बी, जिसे क्या कहते हैं बीन का विस्थापन कांस्टेंट और 1/t, तो लैम्डा टी बराबर बी। ये क्या हो गया दोस्तों बीन का विस्थापन नियम। अब बीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि जो संगत जो तरंग लहरी है जो किसी वस्तु की जो है वो परमता पे क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसकी जो विमा लिखेंगे तो इसमें होगा मीटर, लैम्डा मीटर लिख दिया, सेकंड क्या होगा इसकी यूनिट। ये बीन का विस्थापन नियम दोस्तों मैंने बताया था छोटे छोटे हैं चार, इसमें और एक और बात कर लेते हैं हम। इसमें दूसरा है वो है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम क्या कहता है दोस्तों कि जो विकिरण की तीव्रता है, विकिरण की तीव्रता E जो है वो समानुपाती होती है परमताप की घात 4 के, यानी कि E समानुपाती T की घात 4। अब इसमें एक कांस्टेंट आएगा दोस्तों, जैसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, E बराबर सिग्मा T की घात 4, और जो सिग्मा है वो क्या है दोस्तों स्टीफन का कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, इसे लिख देता हूं मैं सिग्मा बराबर स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक। अब इसमें अल्फा की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अपॉन टी की घात 4। अब इसकी जो विमा है उसे लिख देते हैं दोस्तों, तो वो होगी वाट अपॉन मीटर स्क्वायर की घात केल्विन की घात 4। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है कई बार दोस्तों, एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि जो स्टीफन का जो नियम स्टीफन नियतांक है उसकी जो दोस्तों यूनिट क्या है, तो यूनिट में से हमेशा ध्यान रखना। और इसकी लैम्डा, इसकी किसी बीन के विस्थापन नियम की यानी कि बी की, तो उसकी आएगी मीटर इनटू सेकंड, और इसकी आएगी वाट अपॉन मीटर की घात स्क्वायर गुणा के की घात 4 केल्विन की घात 4। इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है दोस्तों, जो ऊष्मा के जो प्रवाह की दर है, ऊष्मा के प्रवाह की दर तापांतर के समानुपाती होती है। ऊष्मा के प्रवाह की दर dq अपॉन dt, तापांतर T0 माइनस T1, ऐसे क्या है समानुपात। इसमें T0 और T1 क्या है, एक तो है वातावरण का ताप और एक है वस्तु का ताप। T1 जो है दोस्तों T क्या है इसमें, और T0 क्या है, T0 जो है वातावरण का ताप और T जो है नॉर्मल ताप। इसके बाद दोस्तों इसमें मैं आपके लिए कुछ फैक्ट की चर्चा करने वाला हूं, ऐसे आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है कुछ समथिंग अपने, ये एक आदर्श प्रश्न का है
इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा काली, खुरदरी, खोखली सतह। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें एक और क्वेश्चन कराता हूं कि जो संगत जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? संगत विकिरण तरंगदैर्घ्य उसकी लंबाई होती है 1 से 4 मीटर। दोस्तों इसे नोट डाउन कीजिए आप। और इसमें एक और लिख देते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों किससे? मैंने अभी एक नियम कराया था स्टीफन का नियम। तो किससे संबंधित है? स्टीफन के नियम से। और लाइन 10 के चिमनी के नीचे छिद्र का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका जो कार्य है मैंने बताया था संवेद विधि में कि ऊष्मा के जो कण हैं वो नीचे से ऊष्मा लेकर ऊपर जाते हैं तथा ऊपर के नीचे आते हैं। तो वो कौन सा नियम था? संवहन। तो संवहन बनाए रखना, संवहन विकिरण बनाए रखना, संवहन विकिरण को हटाओ, संवहन धारा बनाए रखना। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बुक में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दे रखे हैं। इसके बाद जो भी होंगे इसमें और हम दूसरा जो टॉपिक लेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इसके और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको लिखा देंगे दोस्तों। इसके बाद आप एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट नया टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागति क्या है? उष्मागति के हम शून्य नियम पढ़ेंगे। पहला नियम शून्य नियम, पहला नियम। उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? यदि वस्तु का ताप नियत है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा नियत होगी। कैसे? आदर्श इसकी जो आदर्श जो गैस होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होने के कारण उसमें ताप जरूर होगा। जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर डिपेंड करती है। इसकी हम चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। इसके बाद हम बात करेंगे उसमें कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या है दोस्तों? किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो उसकी जो ऊष्मा है वो दो भागों में विभाजित होती है। उसके द्वारा किए गए आंतरिक कार्य, आंतरिक ऊर्जा और उसके द्वारा किए गए कार्य। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो कार्नोट इंजन है वो कैसे काम करता है, उसकी दक्षता 100% क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम ऊष्मा देते हैं, इसको हम सबको ऊष्मागत की चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला नियम क्या होता है? यदि हम किसी दो साम्यों को एक निकाय रख देते हैं और तीसरे साम्य को उसमें जोड़ देते हैं और ऊष्मा पारे बीच में दीवार रख देते हैं तो जो तीनों साम्य वो बराबर हो जाते हैं, टी ए बराबर टी बी के और टी बी बराबर टी सी के। मतलब यानी कि ऊष्मागति के शून्य जो नियम है वो पूरी तरह ताप पर निर्भर है। ताप पर निर्भर कैसे है? हमने किसी निकाय में 3 तत्व लिए जिनका तापमान पहले का टी ए, दूसरे का टी बी और उन्हें अलग अलग
अलग अलग उस निकाय में रखा, और टीसी जिनका तापमान अलग है, लेकिन ऊष्मपारीय दीवार और साम्य अवस्था होने के कारण उन तीनों का जो तापमान है वो बराबर होगा। तो मीन्स इसका क्या होता है कि जो ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो पूर्णतः किस पर आधारित है? ताप पर आधारित है। और ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है दोस्तों? मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा जो है वो दो कार्यों में परिवर्तित होती है, एक तो कार्य में और एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में। तो आंतरिक ऊर्जा और कार्य, इसके बाद जो कुछ शेष जो रहता है वो सिंक के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। माना कि हम किसी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो पेट्रोल उसके द्वारा किए गए कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, उसके बाद जो बचा हुआ है वो हमारा जो इंजन जो होता है वो सिंक, जिससे हम देसी भाषा में कहते हैं क्या? साइलेंसर, जिसे सिंक कहते हैं। सिंक क्या है? उसके द्वारा जो कुछ जो अवशेष है उसके बाहर निकाले जाते हैं। तो जो हमारा जो पेट्रोल है पूरी तरह कार्य तो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका जो कुछ भाग है वो किस में चला गया दोस्तों? साइलेंसर के द्वारा धुआं में चला गया। यदि ऐसा कोई प्रकृति में कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% कार्य करे, यानी कि हम पूरा पेट्रोल डालें और वो बाहर कुछ भी अवशेष ना छोड़े, ऐसा कोई इंजन प्रकृति में नहीं। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। दोस्तों मैंने ऊष्मा के संचरण में बात करी थी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम एक एक को विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ये वही पॉइंट है जिनको मैंने समझाया है, जबकि ये क्वेश्चन में लूसेंट बुक में एक एक करके दे रखी है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि आणविक संगठनों द्वारा जो है ऊष्मा का संचरण है, चालन। मैंने बताया था कि दोस्तों चालन में एक क्षण होती है जिसमें T1 का तापांतर T2 से ज्यादा होता है, जबकि इसमें जो कण है वो अपने स्थान से नहीं जाते और ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर देते हैं। तो वे किस प्रकार ऊष्मा का संचरण करते हैं? आणविक संघट्टों द्वारा। किस प्रकार? आणविक संघट्टों द्वारा। कण अपने स्थान से नहीं हटते, उनमें साइड वाले में टक्कर थोड़ी सी। तो आणविक संघट्टों द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है वो होता है चालन विधि में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ताप विद्युत पुंज, एक यंत्र है जो नापता है किसको? विकिरण। यानी कि जो सूर्य के जो ताप मापने का जो यंत्र है वो क्या है दोस्तों? एक ताप विद्युत पुंज। ताप विद्युत पुंज क्या है? जो एक यंत्र है जो क्या नापता है? विकिरण। विकिरण क्या होती है? मैंने बताया था कि जो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो किसके माध्यम से आता है? विकिरण माध्यम से। और विकिरण माध्यम जो बताया मैंने ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि थी, जिसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है, वो विकिरण के माध्यम से आता है। और सूर्य का प्रकाश जो विकिरण माध्यम से आता है उसको कौन नापता है? ताप विद्युत पुंज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सूर्य का ताप विकिरण रूप में आता है उसको किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताप विद्युत पुंज। इसके बाद दोस्तों एक कृष्णिका को गर्म करने पर वह उत्सर्जित करती है सभी तरंग लंबाइयों का विकिरण। कृष्णिका क्या होती है? मैंने समझाया ना, एक खोखला काला वाला बर्तन होता है, काली सतह होती है उसकी, तो उसमें यदि गर्म करते हैं तो वो उत्सर्जित करती है सभी तरंग लंबाइयों को क्या? विकिरण। ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि बताई थी मैंने, विकिरण। इसमें अगले फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ऊष्मा अणुओं के द्वारा उच्च ताप से निम्न ताप के क्षेत्र की ओर होती है चालन प्रक्रिया। मैंने बताया था कि दोस्तों T1 का ताप जो है, मैंने एक क्षण ली थी, ये क्षण ली थी मैंने, और इसका जो T1 का तापमान है वो T2 से बड़ा रखा। यानी कि जो ऊष्मा है वो T1 से T2 जाती है उच्च ताप से और निम्न ताप की ओर जाती है। किस विधि में? चालन विधि में। ध्यान रखने वाले मैंने बताया था कि चालन विधि के लिए तापांतर होना बहुत जरूरी है, और जब तापांतर है तो T1 जो है वो हमेशा T2 से बड़ा होगा। मैंने बताया था ना कि तापांतर बहुत जरूरी है। किसमें? चालन प्रक्रिया में तापांतर बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कौन सा पिंड एक नियत समय में महत्तम ऊर्जा विकीर्ण करता है यदि उसके आकार प्रकार समान हो। मैंने बताया था एक नियत समय में महत्तम जो ऊर्जा विकिरण करता है, यानी कि जो विकिरण बाहर निकालता है, वो क्या होता है? कृष्ण पिंड। मैंने बताया कि कृष्ण पिंड जो है ये काली खोखली काली की हुई एक सतह होती है। जैसे कि हम किसी बर्तन में नीचे की सतह पर क्या कर देते हैं? काला रंग लगा देते हैं, कारों जिसे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं। जो कारों से ऊष्मा की जितनी अवशोषण होती है उसमें उत्सर्जित होती है,
तो ये कृष्णपिंड, कृष्णपिंड कैसे कहते हैं, जो उसका तली होता है खुखला वाला, काला किया हुआ बर्तन है खुखला, तो कृष्णपिंड उसी को कहते हैं। जो कि क्या है, नियत समय में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा विकीर्ण करती है वो कौन सा होता है, कृष्णपिंड। इसके बाद पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता जो है दोस्तों, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक होती है। और तारों के ताप और रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम मैंने बताया था कि जो लैम्डा एम है वो समानुपाती होता है 1/t के, यानी कि दोस्तों तरंग दैर्घ्य और ताप के बीच जो संबंध है वो वीन का विस्थापन नियम। लेकिन ये कह रहा है कि ताप और रंग, रंग में दोस्तों हमारे तरंग दैर्घ्य जरूर होता है। तरंग दैर्घ्य में लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो मीन्स तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। मैंने बताया था कि लाल रंग जो है हम लाइट और बत्तियों में यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि वो दूर तक जाता है, दूर तक में से, यानी कि कोयले में हमको वाहन का पता चल जाता है, जो कि ट्रैफिक जो बत्ती होती है उसमें लाल रंग यूज करते हैं। लाल रंग खतरे का निशान माना जाता है, लेकिन उस लाल को ही यूज क्यों किया, काली बत्ती क्यों नहीं लगाई? इसका रीजन है कि दोस्तों उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण दोस्तों उसका जो प्रकाश है वो ज्यादा दूरी तक चला जाता है। तो जो रंग तथा ताप में जो बीच में संबंध बताता है वो क्या है, वीन का विस्थापन नियम। लैम्डा एम समानुपाती टी, जो लैम्डा है वो लाल रंग का अधिक होता है, इसलिए रंग और ताप में जो बीच में संबंध बताने वाला है वो है वीन का विस्थापन नियम। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर हमारा हुआ आज का ऊष्मा संचरण फिनिश। इसके बाद हम बात करेंगे कल थर्मोडायनेमिक्स की। तो ध्यान रहे दोस्तों, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी निभाना या बनाना बहुत जरूरी है। यदि हमारे कटारिया फिजिक्स क्लासेस से ऐसे क्वेश्चन डेली कराए जाए तो एक सुझाव देना है, सजेशन देना कि वो कैसी प्रक्रिया है। और दोस्तों चैनल को हमेशा सब्सक्राइब और लाइक करना। इसके साथ दोस्तों चैनल पर रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलरिटी बिना सिलेक्शन नहीं होगा। यदि मैं साइंस की बात करूं तो मैं ऐसे ही लूसेंटली क्वेश्चन को इसके बाद एक चैप्टर को करा के उसके बाद हम उसके प्रश्नों की चर्चा जरूर करेंगे। अब तक जो हमने क्वेश्चन कराए या चैप्टर कराए हैं उनके क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी में होते हैं पढ़ाए हुए में। ये जो पढ़ाया हुआ है उसमें से तो ये क्वेश्चन है, इसलिए हम समझते हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चन उसमें भीतर थ्योरी कराई है उसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उसका भी हम तरीका बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं। स्टीफन नियम जो मैंने बताया था उसकी बिमा पूछी थी, वो क्या नाम, यूनिट पूछी थी, तो यूनिट उसकी ध्यान भूल जाते हैं स्टूडेंट, अब यूनिट को भी लगाओ। तो इसलिए अच्छा है कि थ्योरी पे बहुत ज्यादा कमांड करना बहुत बेहद जरूरी है। यदि सिलेक्शन लेना है तो साइंस में न्यूमेरिकल ओनली, किसी भी तरीके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अपना, तो उसमें न्यूमेरिकल के 2 से 3 याद ज्यादा रखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन लगता है, बाकी सब थ्योरी आती है। तो थ्योरी में अपने को यूनिट, डायमेंशन, उसकी सब तरीके की पता होने चाहिए, वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं ना, एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें बना जाता है, बीमा क्या है इसकी, तो मैंने बीमा भी बता दी। इसके बाद बनता है सर इसकी यूनिट क्या है, बीम का विस्थापन नियम की यूनिट पूछ ली, अरे बीम इसमें तो बताया ही नहीं यूनिट क्या है, लेकिन मैंने बता दिया था ना लैम्डा टी, मीटर इनटू सेकंड, और उसकी भी बता दिया था स्टीफन वाले की, ई बराबर उसकी समानुपाती टी की घात 4 थी, तो उसका बताया था मैंने वाट अपॉन मीटर स्क्वायर गुणा केल्विन की घात 4, उसमें बताया था। तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मैंने 2 क्वेश्चन इससे पहले चर्चा की, ये कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 7 क्वेश्चन हो गए, 7 और 1 वो 8, 8 में से 16 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में सिर्फ 3 विधि है, इसके बाद जो है मैंने कराया था उसमें चरकता गुणांक है, इसके बाद जो है दोस्तों अपना वीन का विस्थापन, स्टीफन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ये सब याद रखने में क्या मजबूरी है आपकी, इसको सबको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊष्मा के संचरण में यदि क्वेश्चन आएंगे तो वो सबसे पहले हमारी 3 विधियों से क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट रखता है कि चालन विधि की हम बात करें तो वो कहता है कि किसमें तापांतर होना बहुत जरूरी है, तो चालन विधि में तापांतर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो बात करेगा संवहन विधि है, तो संवहन विधि बात करेगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे आते हैं तथा दूसरे कण नीचे जाते हैं, अपना स्थान चेंज करते हैं। यानी कि वो पूछता है कि माध्यम की आवश्यकता किस विधि में होती है, तो उसका जो आंसर होगा मैंने बताया था संवहन विधि। इसके बाद वो बात करता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से चले जाते हैं, उसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो क्या है, विकिरण विधि, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि उसमें जो ऊष्मा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आएंगे। तो दोस्तों इससे